नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमारे दो वीडियो में जो राजस्थान के सभ्यता के क्षेत्र थे वो पढ़ चुके हैं हम। उससे आगे आज पढ़ेंगे राजस्थान और जनपद। ठीक है, तो चलिए राजस्थान और जनपद शुरू करते हैं। देखिए राजस्थान के जनपद ये कब अस्तित्व में आए, तो आर्ययुगीन सभ्यता के बाद ये जो जनपद थे वो अस्तित्व में आए। और 326 ईसा पूर्व में जब यूनानी राजा सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, तो उस समय पहले वो जब आया पंजाब के अंदर, तो पंजाब के अंदर आया तो पहले जो जनपद वहाँ पे थे पंजाब में, जैसे वहाँ पे शिवी था, मालव था, अर्जुनयन था, तो वो वहाँ से सीधे राजस्थान की ओर आ गए और राजस्थान में आके यहीं पे बस गए और अपने नए जनपदों का उदय हुआ उस समय। तो देखिएगा कौन कौन से जनपद थे और कैसे उनका कार्य और कहाँ से उनकी जानकारी मिलती है और किस क्षेत्र में वो फैले हुए थे, उसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखते हैं अभी पहला अपना जनपद है मालव जनपद। पहला है मालव। मालव जनपद देखिएगा, मालव जनपद मूल स्थान यानी जो ये पहले कहाँ स्थित था, तो इसका मूल स्थान था वो देखिए रावी और चिनाब के किनारे था। रावी व चिनाब नदी, चिनाब नदी के किनारे स्थित था। इन दोनों का संगम होता है, वहीं पर मालव जनपद स्थित था। और देखिए इसका जो जब ये सिकंदर का आक्रमण होता है और ये राजस्थान में आते हैं, तो उनका जो पहला स्थान होता है वो प्रारंभिक क्षेत्र, तो प्रारंभिक क्षेत्र होता है जयपुर। जयपुर के अंतर्गत भी एक स्थान विशेष होता है मगरसल स्थान, मगरसल। ठीक है, फिर जो मालवों का शक्ति केंद्र होता है, ये तो उनका केंद्र था, लेकिन उनका एक शक्ति केंद्र भी था। शक्ति केंद्र वो था नगर। नगर जिसे करकोट भी कहते थे, करकोट नगर, करकोट नगर, यह भी जयपुर में है। ठीक है, फिर देखिए राजस्थान के जो जयपुर के अंतर्गत ये मालव जनपद था वो कहाँ कहाँ पे फैला हुआ था, तो इसका विस्तार देखिएगा। अजमेर, टोंक तथा मेवाड़ क्षेत्र में ये फैला हुआ था। मेवाड़ क्षेत्र, ठीक है। इसकी हमें जानकारी मिलती है 225 ईस्वी के नादसा युग स्तंभ लेख, नादसा युग स्तंभ लेख, इसके अनुसार श्री सोम ने क्षत्रपों को हराकर, श्री सोम ने क्षत्रपों को हराया। बाद में उसने षष्ठी रात्र यज्ञ किया और यज्ञ के बाद ब्राह्मणों को भूमि दान भी की इसने। ठीक है, फिर देखिएगा अनंत में जब इस साम्राज्य का विस्तार हो रहा था, तो उस समय एक क्षत्रप शासक था नहपान। नहपान ने मालवों को हरा दिया। नहपान ने मालवों को हराया। फिर इनको हरा दिया। चुटपुट जो शक्ति बच गई थी उनकी मालवों की,
वो भी समुद्रगुप्त। अंत में समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली इन्होंने, अधीनता स्वीकारी। ये हो जाता है अपने मालव जनपद। लेकिन एक बात और भी है, जहां पर इनका मूल स्थान था पंजाब, वहां पे इनके सिक्के नहीं मिले हैं, लेकिन राजस्थान में बहुतायत में मालव जनपद के सिक्के मिले हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक सिक्के मालव जनपद के, मालव जनपद, तो वो राजस्थान में मिले हैं। इस बात का विशेषकर ध्यान रखिएगा, क्योंकि मूल स्थान है, वहाँ पर रहे हैं तो वहाँ पे सिक्के मिलने चाहिए, लेकिन वहाँ पे नहीं मिले और राजस्थान में मिले। ठीक है, फिर देखिएगा हमारा जो दूसरा जनपद है वो है सीवी जनपद। ये भी उसी समय राजस्थान में आया जब सिकंदर का आक्रमण हुआ, और सिकंदर का आक्रमण हुआ उस समय बहुत सारी जातियाँ, जैसे मैंने पहले बताया, शिवी, मालव, अर्जुनयन और अन्य जातियाँ भी पूरी राजस्थान में आके बस गई और यहीं पे निवास करने लगी और अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगी। तो जो दूसरा अपना जनपद है वो है शिवी, शिवी जनपद। देखिएगा राजस्थान में शिवी जनपद का कहाँ कहाँ विस्तार था और कहाँ से इसकी जानकारी मिलती है। तो इसका वर्णन है जो ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद। ठीक है, और इसकी राजधानी जो थी वो थी शिवपुर, राजधानी शिवपुर। और ये वर्तमान में पाकिस्तान में है, वर्तमान पाकिस्तान में। ठीक है, और पाकिस्तान का एक शहर है शोरकोटा, शोरकोटा, शोरकोटा में थी। ठीक है, ये फिर देखिएगा ये राजस्थान में आए 4वीं शताब्दी सिकंदर के आक्रमण के समय, 4वीं शताब्दी सिकंदर का आक्रमण, सिकंदर का आक्रमण। अब देखिएगा राजस्थान में इनका कहाँ कहाँ विस्तार हो चुका था। तो देखिए राजस्थान के अंतर्गत शिवी जनपद जो है उसका विस्तार उदयपुर, मेवाड़ में हुआ था, विशेषकर उदयपुर, जिसे उस समय मेवाड़ कहते थे, मेवाड़ में विस्तार। और इसकी राजधानी वही जो हमने कल चैत्र पढ़े थे ना, उसी के अंतर्गत नाम आया था मध्यमिका, मध्यमिका, जिसे मध्यमिका भी कहते हैं, मध्यमिका। ठीक है, वर्तमान जो इसका नाम है, वर्तमान इसका नाम है वो है नगरी, वर्तमान नाम नगरी है। ठीक है, फिर देखिएगा इसका और भी वर्णन मिलता है, वो है मंदसौर के पास 5 गुहालेख, मंदसौर के पास 5 गुहालेख में शिवी जनपद का विस्तार पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक बताया जाता है। विस्तार पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक इनका विस्तार बताया जाता है। ठीक है, फिर देखिएगा अपना जो तीसरा जनपद है राजस्थान में
वो है यौदेय। देखिए तीसरा है यौदेय। यौदेय जनपद। देखिएगा, यौदेय जनपद राजस्थान के अंतर्गत उत्तरी भाग में अवस्थित था। राजस्थान के उत्तरी भाग में, उत्तरी भाग कौन कौन आता है इसमें उत्तरी भाग के अंतर्गत? देखिएगा, गंगानगर व हनुमानगढ़ में ये विस्तृत था। हनुमानगढ़ में ये फैला हुआ था। और यौदेयों की शक्ति को रुद्रदामन लेख के अनुसार रुद्रदामन लेख के अनुसार यौदेयों ने कुषाण शक्ति को नष्ट किया था। कुषाण शक्ति को नष्ट किया, था। ठीक है, फिर देखिएगा इसके बाद जो है वो है सूरसेन। सूरसेन जनपद। इसको महाजनपद की सूची में भी रखा जाता है। और महाजनपदों की जो हमें जानकारी वो अंगुत्तर निकाय ये बौद्ध ग्रंथ है और भगवती सूत्र ये जैन ग्रंथ है। इनसे इनकी जानकारी मिलती है और इनमें 16 जनपदों की सूची मिलती है। ठीक है, फिर देखिएगा सूरसेन जनपद। तो सूरसेन जनपद मुख्यतः उत्तर प्रदेश में अवस्थित था। मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में विस्तृत था। लेकिन राजस्थान का जो पूर्वी भाग है, राजस्थान का पूर्वी भाग के अंतर्गत विशेषकर पूर्वी भाग अलवर का क्षेत्र, पूर्वी अलवर, इसके साथ में भरतपुर और भरतपुर के साथ में करौली और धौलपुर का क्षेत्र, करौली के साथ धौलपुर, ये भी उस समय सूरसेन के जनपद के अंतर्गत ही आते थे। ठीक है, इसकी राजधानी थी मथुरा। और मथुरा का नाम सुनते ही आपको याद आ रहा होगा कि इसका संबंध किससे है? मथुरा। तो मथुरा का संबंध रहा है वासुदेव कृष्ण से। वासुदेव कृष्ण से इसका संबंध रहा है। ठीक है, जो यूनानी लेखक थे, यूनानी लेखक, उन्होंने सूरसेन को कहा है सूरसेनोई। और उसकी राजधानी मथुरा थी, उसको कहा है मथुरा, उसको कहा है मथुरा। ध्यान रखिएगा, ये सूरसेन है और ये मथुरा है। ठीक, ये हो जाता है अपना सूरसेन। इसके बाद देखेंगे
पांचवा जनपद है, पांचवा जनपद अपना कुरुक्षेत्र है। और आपको सबको विदित होगा कि कुरु महाभारत कालीन जनपद है या महाजनपद है, जिसका महाभारत में अहम रोल रहा था। देखिएगा कुरु जनपद अपना पांचवा है, कुरु जनपद। महाभारतकालीन, महाभारतकालीन। फिर देखिएगा ये उत्तरी अलवर क्षेत्र जो राजस्थान का है, राजस्थान का उत्तरी अलवर कुरु जनपद में आता है। और ये विशेषकर दिल्ली, वर्तमान में दिल्ली में है, दिल्ली क्षेत्र को ही कुरुक्षेत्र कहते थे उस समय। और इसकी राजधानी जो थी इंद्रप्रस्थ, जो पांडवों ने बसाई थी। राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। ये कुरुक्षेत्र हो जाता है। कुरुक्षेत्र के बाद देखिएगा छठा जो जनपद है वो है मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद, ये जनपद राजस्थान की राजधानी जयपुर में अवस्थित था उस समय। और वर्तमान में इसको विराटनगर इसकी राजधानी थी और इसको बैराट कहा जाता है। ठीक है, देखिएगा वर्तमान में कहाँ कहाँ इसकी पहुँच या कह सकते हैं कहाँ कहाँ तक विस्तृत था। तो देखिएगा अलवर, जयपुर, अलवर, जयपुर, भरतपुर और कुछ धौलपुर का क्षेत्र। भरतपुर, कुछ धौलपुर का क्षेत्र। ये क्षेत्र अलवर, जयपुर, धौलपुर और कुछ धौलपुर का क्षेत्र महाजनपद में शामिल थे उस समय। फिर देखिएगा इसकी राजधानी जो थी वो विराटनगर। कई बार प्रश्न पूछा गया है यहाँ से, विराटनगर जिसे वर्तमान में बैराट कहा जाता है। ठीक है, फिर देखिएगा एक शासक हुआ मत्स्य संघ का, सहाज, जिसका नाम क्या था, सहाज। उसने चेदी और मत्स्य पर संयुक्त में शासन किया। चेदी व मत्स्य पर शासन किया। आप जानते हैं चेदी भी महाभारतकालीन है। आपने सुना होगा चेदी नरेश, जो कृष्ण की हमेशा बुराइयां करता है और अंत में श्री कृष्ण सुदर्शन से उसका वध कर लेते हैं। ठीक है ना, ये कहानी आपने सुनी होगी। फिर देखिएगा ये तो उसका शासक हो गया। फिर देखिए जो मत्स्य ये जो जनपद बना वो प्रारंभ में चेदी का ही अंग था। चेदी का ही अंग था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, प्रारंभ में चेदी का ये मत्स्य संघ, मत्स्य जनपद इसी का भाग था। लेकिन बाद में एक शासक सहाज ने चेदी पर भी अपना अधिकार कर लिया और मत्स्य जनपद भी उस पर अधिकार कर लिया। तो दोनों का शासन सहाज के अधीन आ गया। उसके बाद देखिए अंतिम जनपद है अपना राजस्थान का, वो है जांगल जनपद। जांगल बीकानेर में अवस्थित है वर्तमान में। और जो जांगल सबसे पश्चिम में भी है, राजस्थान के पश्चिम में, और
इसके जो शासक हैं वो जांगलदर बादशाह कहलाते हैं। तो देखिएगा अभी हम इसको अच्छे से अध्ययन करेंगे इसका। तो देखिए सातवां जो है वो है जांगल जनपद। ये कहाँ कहाँ फैला हुआ था? तो देखिए विशेषकर तो बीकानेर में, बीकानेर, जोधपुर और पश्चिमी बंगाल। बीकानेर, जोधपुर व पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी नागौर, पश्चिमी नागौर में फैला हुआ था ये। इसकी राजधानी अहिछत्रपुर थी। राजधानी अहिछत्रपुर, जो वर्तमान में नागौर को कहते थे, इसकी राजधानी हो गई। फिर देखिएगा इसके जो शासक हैं वो खुद को जांगलदर बादशाह कहते हैं। जांगलदर बादशाह, यहाँ के जो शासक है, ठीक है। और इनका जो राज चिन्ह यानी जो ध्वज होता है उस पर भी जय जांगलदर बादशाह लिखा हुआ है। जय जांगलदर बादशाह ध्वज या राज चिन्ह पर यह अंकित है। इसी जांगल जनपद को कुरु जांगला और माद्रे जांगला भी कहा जाता था। कुरु जांगला व माद्रेय जांगला, माद्रेय जांगला भी कहा जाता था उस समय। फिर देखिए ये हो जाते हैं अपने जनपद पूरे हो जाते हैं यहाँ पे सातों सात, जिसमें हमने पढ़ा मालवा जनपद, शिवी, यौदेय, सूरसेन, कुरु, मत्स्य, जांगल जनपद। ये 7 जनपद पूरे हो जाते हैं। फिर देखिएगा इन जनपदों में शासन कैसा था। तो इन जनपदों में शासन जो था वो था गणतंत्रात्मक। सभी में गणतंत्रात्मक शासन था। लेकिन अगर मुख्य रूप से देखें तो जो राज परिवार होता था उसी के हाथ में, राज परिवार भी कह सकते हैं या कुलीन परिवार, जो कुलीन परिवार थे उन्हीं के हाथों में इनकी राज्य सत्ता थी। और एक यहाँ पे जनपदों में एक संस्था हुआ करती थी, उसका नाम है संतागार। संतागार ये एक संस्था थी जिसके जो सदस्य होते थे, जो कुलीन परिवार के सदस्य होते थे, वो ही संस्था के भी सदस्य होते थे। और जो ये शासन व्यवस्था चलाने के लिए काम आती थी। और जब कभी विवाद हो जाता था यानी विवादित विषय हो जाता था तो उस समय मतदान होता था। यहाँ पे जब विवादित विषय पर मतदान होता था, मतदान में बहुरंगी शलाकाएं, बहुरंगी शलाकाएं प्रयोग में ली जाती थी मतदान के समय। और देखिए फिर इससे भी बड़े, ये तो जनपद थे, लेकिन इससे भी बड़े जनपद होते थे। यानी बड़े जनपदों में एक और संस्था होती थी जिसे कहते थे संस्थागार ही कहते थे, लेकिन उसके आगे कुछ और नाम जोड़ दिया जाता था, उसे कहते थे प्रांतीय संस्थागार। प्रांतीय
संतागार कहते थे उसे। और ये भी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए काम आती थी। जब ये जनपद अलग अलग एक दूसरे के से लड़ते रहते थे तो क्या हुआ, इनकी गुटबाजी हो गई, गुटबाजी हुई, ठीक है, और आपसी फूट हो गई, क्योंकि एक दूसरे से लड़ेंगे, ठीक है, तो तीसरा तो फायदा उठाएगा ही। उन्हीं के साथ भी ऐसा ही हुआ, एक तो गुटबाजी की और आपसी फूट पड़ गई, आपसी फूट। तो जो दूसरे बड़े राज्य थे उन्होंने इन पे आक्रमण किया और इन पे अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार इन जनपदों का पतन हो गया। तो देखिएगा ये हमारे जनपद यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं और इनके बारे में जो मुख्य रूप से संस्था है ये भी अपनी बुक में दी गई है, ठीक है। तो इसका भी विशेषकर ध्यान रखिए, ये भी पूछा जा सकता है कि जनपदों को चलाने के लिए कौन सी संस्था काम आती थी यानी काम करती थी, तो उसका नाम था संस्थागार। प्रांतीय संस्थागार भी कहते हैं और केंद्रीय संस्थागार भी कहते हैं। तो देखिएगा ये हमारा जो आज का टॉपिक था वो एक चैप्टर पूरा हो गया है। कल इससे आगे नया चैप्टर लेंगे, तो वीडियो को अच्छे से देखें और अच्छे से कंटेंट है तो उनको अच्छे से पढ़ें, साथ में अपने टेक्स्ट बुक भी रखें और नोट भी साथ में करते रहें। धन्यवाद।